बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 मार्च पाकिस्तान में जुमे की सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 मार्च पाकिस्तान में जुमे की सुबह और आज से मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 111। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। एक तो हमने ज़रूर बात करनी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऐलान की, जहां उन्होंने कहा है कि तेल क्राइसिस पर वो वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन करेंगे। जी हाँ, हर मौके पर, भले मादनियात की बात हो पिछले चीफ मिनिस्टर साहब के ज़माने में, भले बजट पास करने की बात हो इमरान खान साहब के अहकामात के बावजूद पिछले चीफ मिनिस्टर साहब के ज़माने में, हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से यही ऐलान रहता है कि हम वफाकी हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन करेंगे। वही वफाकी हुकूमत जो ना ही इमरान खान की बहनों को मिलने देती है उनसे, ना उनके बच्चों को वीज़े देती है, ना ही वो वफाकी हुकूमत जो है वो इमरान खान को ईद पढ़ने देती है, ना ईद के कपड़े पहुंचने देती है। ये बहुत ही अहम मौका था जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या मिस कर रही है, या इस तरह की चीज़ों को नेशनल क्राइसिस के अंदर नहीं लेकर आना चाहिए। इस पर हम व्लॉग के आखिर पर तफसील से बात करेंगे, जहां मैंने आपके सामने ईद से रिलेटेड भी कुछ खबरें रखनी हैं कि ईद के ऊपर सब कुछ क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आज वो अनहोनी हुई है जो किसी ने सोची नहीं थी। अमेरिका के पास इस वक्त जो उनका, आप ये कहिए कि माथे का झूमर है, ये पूरी दुनिया के अंदर जो एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो F-35 है। महंगा तरीन भी है, अमेरिका का बड़ा फ़ख्र है उसके अंदर, बड़ा गुरूर है उसके अंदर। अब ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही स्टेल्थ किस्म का इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं। ये शायद वो वाहिद या उन चंद एक दो तैयारों में से, फाइटर जेट्स में से है जो इतना स्टेल्थ है कि इसके अंदर जो मिसाइल या जितना भी असलहा लगा होता है वो अमूमी तौर पर तो आप फाइटर जेट्स के बाहर देखते हैं नीचे लगा होता है। उसकी वजह से अक्सर रडार और दूसरे जो आलात हैं वो इन जहाज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं। इस जहाज़ को इतना स्टेल्थ बनाया गया है, खुफिया बनाया गया है, ताकि जब ये प्रवास करे तो कोई रडार पर इसे डिटेक्ट ना कर सके। और इसी चीज़ का अमेरिका को बड़ा फ़ख्र है कि इसका जितना भी गोला बारूद इस जहाज़ के साथ मिसाइल लगते हैं, गोला बारूद लगता है, वो भी इसके जिस्म के अंदर चला जाता है, जहाज़ के कवर्ड होता है, ताकि वो बाहर से डिटेक्ट ना हो सके किसी रडार पर। अब ईरान ने वो काम कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कोई ईरान ने इसमें चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया, कोई उन्होंने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया। आल्दो उनके पास हैं, उन्होंने खरीदे हुए हैं। अभी मुझे नहीं पता कि वो कारआमद रह गए हैं बमबारी के बाद कि नहीं, क्योंकि अमेरिका कहता है हमने 700 से ज़्यादा मुकामात के ऊपर जो है वो बमबारी की है, तो काफ़ी कुछ तबाह भी हुआ होगा। लेकिन ईरान ने अपना बनाया हुआ, जी हाँ, इस वक्त बहुत सारे ईरानी साइंसदान और स्टूडेंट्स इसका बड़ा फ़ख्र कर रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर कि हमने अपने कंट्री में बहुत सारी सैंक्शंस के बावजूद सिर्फ $3000 की लागत से बनाया गया जो ये उनका सिस्टम है। ये तकरीबन एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन उसके करीब करीब $100 मिलियन के करीब करीब का एक जहाज़ है। ये शायद 70 का होगा, मतलब कि बहुत ही महंगा जहाज़ है। ये जो F-35 है, वो ये समझते हैं कि सिर्फ 3000 के बनाए गए जो एंटी एयरक्राफ्ट गन या सिस्टम है, उसने इस जहाज़ को निशाना बना लिया। ये कोई और नहीं कह रहा, CNN ये खबर ब्रेक कर रहा है कि ईरान ने एक अमेरिका के F-35 को नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद उसे वापस क्रैश लैंडिंग या हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी है। जहाज़ का खासा नुकसान हुआ है। अब अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को एक जहाज़ के नुकसान से वो मुकम्मल तबाह हो जाए या उसको नुकसान पहुंच जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पिछले दिनों में भी हमने आपको बताया था कि जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी थी, तो जो राफेल थे वो जब गिरा था तो असल में एक दफ़ा फ्रांस भी हिल गया था और पूरी की पूरी मार्केट हिल गई थी। बहुत सारे मुल्क जो राफेल खरीदना चाहते थे वो उससे हटके अब चाइनीज़ जो फाइटर जेट्स हैं उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। पूरे जहाज़ की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है जब एक जहाज़ इस तरह से गिरता है या उसे निशाना बनाया जा सकता है, और वो भी इतने ऑर्डिनरी किस्म के इक्विपमेंट के साथ जो ईरान ने किया है। कोई शक नहीं कि इस जंग में ये अभी तक का टेक्नोलॉजिकली सबसे बड़ा अपसेट हुआ है। ईरान ने इसकी वीडियो भी जारी की है, जो हमने पहले भी आपको स्क्रीन पर दिखाई है, फिर दिखा रहे हैं। ये जहाज़ को लॉक होता दिखाया, जाहिर है इसको इंडिपेंडेंटली हम कंफर्म नहीं कर सकते। आजकल बहुत कुछ AI से बन रहा है, शेयर हो रहा है, लेकिन CNN ने यह खबर ज़रूर दी है कि F-35 हिट हुआ है और उसे आकर लैंडिंग करनी पड़ी है हंगामी तौर पर। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है। मैं यही कहूँगा कि जो उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि हमने निशाना बनाया है, और इसमें कोई शक नहीं कि ये उनके लिए एक मेजर, मैं ये कहूँगा कि तमगा उन्होंने हासिल किया है जंगी मैदान के अंदर।
अभी तक अमेरिका के 16 जहाज़ जो हैं उनको नुकसान पहुंच चुका है, 10 उसके अंदर ड्रोन्स हैं। और आपको याद होगा एक वो तेल बरदार जहाज़ जो दूसरे जहाज़ों को रीफ़िल करता था, वो बड़ा जहाज़ होता है, उसको हादसा हुआ, उसके अंदर जितने भी लोग थे 6 लोग थे शायद क्रू के, सब सब हलाक हो गए। उसके अलावा 3 जहाज़ कुवैत में ये कहा गया था कि फ्रेंडली फायर में ही मारे गए, अब वो गिरा दिए गए थे जहाज़। अब पता नहीं वो फ्रेंडली था या क्या था, अभी तक किसी को नहीं पता। ओवरऑल 16 जहाज़ जो हैं अमेरिका के, उनको अभी तक नुकसान पहुंचने की बातचीत है। अब ये ब्लूमबर्ग जो है ये इन 16 जहाज़ों की स्टोरी कर रहा है और रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका को ये नुकसान अभी तक हो चुका है। अब दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो ईरान ने जो कतर की गैस फैसिलिटी के ऊपर हमला किया, उसने इस पूरी जंग को तब्दील करके रख दिया। क्योंकि कतर के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ टर्किश फॉरेन मिनिस्टर खड़े हुए और कतर के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस जंग को फौरी तौर पर बंद किया जाए। उसकी वजह क्या बनी? वजह यह बनी कि जो कतर एनर्जी के सीईओ हैं उन्होंने ये बताया कि ये जो ईरानी हमले थे ये इस कदर शदीद थे कतर के ऊपर, कतर की गैस की फैसिलिटी के ऊपर, कि इससे 17% जो गुंजाइश थी, जो कैपेसिटी थी इस स्टेशन की, वो ख़त्म हो गई और 5 साल लगेंगे कम अज़ कम। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि इस तरह के प्लांट्स बनने में बड़ा लंबा वक्त लगता है। अब ये नहीं कि ये अगर जंग आज अभी इसी वक्त बंद हो जाती है तो महीने या 2 महीने में सब कुछ ठीक हो जाना है। कई चीज़ों को सालों साल लगेंगे। मसलन ये प्लांट बनाने में कुछ लोग कहते हैं 7 साल लगे, कुछ लोग कहते हैं 12 साल लगे। अब वो कह रहे हैं कतर एनर्जी के सीईओ कि ये जो प्लांट है इसको इतना नुकसान पहुंचा है कि अगले 5 साल के लिए 17% इसकी जो कैपेसिटी थी वो ख़त्म कर दी है। अब ये सिर्फ 87% प्रोड्यूस करेगा, 83% प्रोड्यूस करेगा, जो पहले ये 100% इसकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी उसके मुकाबले में। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि ईरान का ये हमला कितना प्रिसाइज था। और अगर थोड़ा सा और इसको इस प्लांट को वो इफेक्ट कर देता, तो क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है और दुनिया की सबसे ज़्यादा नीड गैस की यही प्लांट पूरी करता है, तो आप इसके जो असरात पूरी दुनिया के ऊपर हैं उनको खुद ही असेस कर सकते हैं। सिर्फ कल एक दिन के इस हमले से यूरोप के अंदर 30% गैस की कीमतों के ऊपर आपने मार्कअप देखा, या उसकी 30% गैस की कीमत जो है वो इंक्रीज होते हुए आपने देखी है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची हैं उन्होंने इस पर जवाब ये दिया है कि हमने अभी अपनी आधी कैपेसिटी यूज़ की है, मतलब हमने पूरी कैपेसिटी के साथ इस कतर गैस की जो फैसिलिटी थी इसके ऊपर हमने हमला नहीं किया। अगर पूरी के साथ करते तो ये गैस का सिस्टम जो है वो वहाँ ना रहता। उन्होंने एक दफ़ा फिर इस चीज़ की तंबीह की है कि अगर हमारे तेल और गैस के ज़खायर के ऊपर किसी ने हमला किया तो हम सभी का तेल और गैस के ज़खायर जो है वो उड़ा देंगे, फिर कोई हमें ना कहे हमने पहले भी वार्निंग दी थी, हम दोबारा वार्निंग दे रहे हैं, इसके बाद वार्निंग नहीं देंगे। हम पर हमला हुआ तो हम भरपूर हमला करेंगे। जैसा मैंने कहा, जो कतरी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 3-4 बातें की। उन्होंने कहा कि जंग का फौरी खात्मा होना चाहिए, ईरान को हमले फौरी तौर पर रोकने चाहिए। उन्होंने कहा यह अनएक्सेप्टेबल है कि अमरीकी बेसिस के बहाने ईरान जो है वो हमारे मुल्कों को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा फिर हमारे प्लांट पर जो हमला हुआ है ये एक आलमी क्राइसिस है और इससे पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं। ये कतरी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। अब मैं हैरान हूँ, कतरी प्राइम मिनिस्टर ये क्यों नहीं सोचते कि ठीक है आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पूरी दुनिया मुतासर हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से बमबारी हो रही है ईरान में, उनके लोग, उनके शहरी जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं, उनका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से तबाह हो रहा है, यूनेस्को की जो साइट्स हैं उन तक को नहीं छोड़ा जा रहा, हेरिटेज की जो साइट्स हैं, बच्चियों के स्कूलों को नहीं छोड़ा जा रहा, हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ा जा रहा, तो क्या वो आपकी ये बात और मंतक सोचेंगे? तो ये जो एनर्जी आप ईरान को कंडेम करने पर लगे हुए हैं, ये आपने तो इतना महंगा जहाज़ भी सदर ट्रंप को तोहफे में दिया था कतर ने, तो आप ज़रा अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं या पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको इस्तेमाल करें और सदर ट्रंप को समझाएं कि इस जंग से ज़रा थोड़ा सा पीछे हो जाएं। एक बड़ी ख़तरनाक बात हुई है और वो ये कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें वो कहते हैं कि जो अमेरिका हमले कर रहा है ईरान पर, ये कोई और नहीं लिख रहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है। वो कह रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है कि जो अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है उसमें गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, मतलब सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, ये वाले जो तमाम ममालिक हैं, इनकी ज़मीन इस्तेमाल होने का ख़दशा है। या दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे हैं कि इनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है। वो कह रहे हैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि मिसाइल कहाँ से निकला, लेकिन ये फॉर श्योर है कि इन्हीं की ज़मीनों से वो मिसाइल उड़कर दाग कर वो ईरान के ऊपर हमला किया जाता है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि इन खलीजी ममालिक की ज़मीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है।
तो एक तरफ अब वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसा मगरबी जरीदा जो है वो ये कह रहा है, और दूसरी तरफ हमारे तमाम मुसलमान ममालिक के जो कल फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने इकट्ठे होकर भी ईरान की ही मजम्मत की है, इसराइल की और दूसरी तरफ अमेरिका की मजम्मत नहीं की। इसराइली प्राइम मिनिस्टर का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने हमें नहीं कहा था, हमने खुद ही ईरान की गैस फैसिलिटी के ऊपर हमला किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हमें सदर ट्रंप ने मना कर दिया, आइंदा हम ये नहीं करेंगे। हालांकि ये बात उनकी गलत है। सदर ट्रंप तो उनको अब से एक हफ्ता पहले भी कह चुके हैं, जब इन्होंने तेहरान में गैस फैसिलिटी के ऊपर तेल की तनसीबात के ऊपर हमला किया था, डिपो पर हमला किया था, तब भी सदर ट्रंप ने कहा था कि ये काम ना किया जाए। भारत आगे चलते हैं, ये तो सब कुछ हो गया। अमरीकी वजीर दिफा, इस सारी सूरत हाल के अंदर अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अभी तक का जो जितने भी हमले हुए, जुमेरात वाले दिन ईरान के ऊपर सबसे बड़ा हमला अमेरिका ने किया है। वो कहते हैं जब से जंग लगी है जितने भी हमले हुए हैं उसमें सबसे जो लीथल दिन था या सबसे ज़्यादा अटैक्स जो थे वो जुमेरात वाले दिन हमने किए हैं। कह रहे हैं कि अभी तक हमने 7,000, मैंने पहले 700 कह दिया व्लॉग के शुरू में, माजरत उस पर, 7,000 जो पॉइंट्स हैं उनको टारगेट किया है अभी तक अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान के अंदर। वो कह रहे हैं 7,000 प्लस। अब आप खुद सोचिए कितनी बमबारी हुई है ईरान के ऊपर, कितनी तबाही हुई है कि अमेरिका के वजीर दिफा कह रहे हैं कि 7,000 प्लस हमने हमले जो हैं वो अभी तक ईरान के ऊपर किए हैं। ये BBC सोर्स है इसका, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। आगे चलते हैं। सदर ट्रंप ने अब जो उनका पेंटागन है उन्होंने $200 बिलियन सदर ट्रंप से मजीद मांग लिए हैं। ये CNN रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिका का तकरीबन $1 ट्रिलियन से ऊपर फौजी बजट है। दूसरी तरफ ईरान का गालिबन मैक्सिमम $10 अरब होगा फौजी बजट, दिफाई बजट, और उस $1 ट्रिलियन के ऑन टॉप ऑफ दैट जो है वो अब $200 अरब मजीद जो है वो मांग लिया है। जो पेंटागन है, जो दिफा का इदारा है, उन्होंने सदर ट्रंप से, जाहिर है उन्हें कांग्रेस से और अप्रूवल लेकर ये पैसा देना पड़ेगा। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तो अमेरिका के ऊपर इसकी कितनी कॉस्ट है वो आप ज़रा खुद इसका अंदाज़ा लगा लें, तखमीना लगा लें। उसके बाद दूसरी तरफ CNN ही रिपोर्ट कर रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस को बाईपास किया। बाईपास अब तब करते हैं जब हंगामी हालात होते हैं। तो उन्होंने ये वजह देकर कि हंगामी हालात हैं, कांग्रेस को बाईपास किया और अरबों डॉलर के हथियार फरोख्त किए हैं UAE को, कुवैत को और जॉर्डन को। है ना मजे की बात। पहले उस खित्ते में जंग लगाओ, फिर अपने ही हथियार महंगे दामों उनको बेचो, फिर वो बल्कि बेचो क्या, वो आपकी मिन्नतें भी कर रहे हो कि हजूर हमें ये हथियार दे दें, हमारा अब इससे चारा नहीं। और लड़ाई किससे करवा रहे हैं? दो भाइयों को आपस में लड़ा रहे हैं, असलहा किसी और का बिक रहा है। ज़रा ये सुनिएगा, तकरीबन $8.4 बिलियन के हथियार जो हैं वो UAE को फ़रोख्त किए जा रहे हैं कांग्रेस को बाईपास करके। इसके अंदर मिसाइल्स हैं, F-16 के म्यूनिशंस हैं, थर्ड जो रेडार सिस्टम है उसके महंगे मिसाइल और रेडार सिस्टम है। ये $8.4 अरब का असलहा जो है वो अमेरिका सिर्फ UAE को फ़रोख्त कर रहा है कांग्रेस को बाईपास करके। उसके बाद कुवैत जो है वो भी कोई $8 बिलियन का जो असला है और रेडार है वो यहाँ से ख़रीद रहा है। उसके बाद जो जॉर्डन है वो तकरीबन कोई $70 मिलियन का असलहा जो है वो ख़रीद रहा है अमेरिका से। तो इन तीनों मुल्कों को आप खुद ही देख लीजिए, ये कोई तकरीबन 16-17 अरब का जो कर्जा है, असला है, कर्जा कह दिया माजरत, वो इन मुल्कों को अमेरिका ने अभी इस जंग के, अभी आधी जंग हुई है तो ये बेचा है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि अभी पिछले हफ्ते ही हमने आपके सामने रिपोर्ट किया था कि कांग्रेस को बाईपास करके सदर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 12,000 बम्स जो हैं वो इसराइल को बेचे हैं। तो या भेजे हैं या बेचे हैं हमें ये नहीं पता कि उसकी, क्योंकि कोई भी जो फिगर है वो सामने नहीं आई। इस ये जो असलहा की डील हुई है तीनों मुल्कों के साथ, इसको CNN रिपोर्ट कर रहा है और ये तमाम फिगर्स जो हैं वो CNN सामने रख रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। आपको पता है यूरोप के तमाम मुल्क कह रहे थे कि हमने आबनाए हरमस में नहीं जाना, और सदर ट्रंप ज़िद्दी बच्चे की तरह उनके पीछे चढ़े हुए थे। वो ऐसे वाला बच्चा होता है ना जो कोई 18 साल का हो जाता है कई दफ़ा, तो वो बदतमीज़ी भी करता है, हाथापाई भी करने की कोशिश करता है, गालियाँ भी देता है, सबके सामने बेइज्जत करने की भी धमकी देता है, और अपना काम अपनी मर्जी से करवाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। सदर ट्रंप ने भी इनके साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और अपने एलाइज़ के साथ यही किया। अब ज़रा सुनिएगा, 6 ममालिक ने, जिनमें बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, जापान, इन ममालिक ने अब एक स्टेटमेंट दी है कि हम जो आबनाए हरमस है उसमें अपने जहाज़ वगैरह भेजने को तैयार हैं, उसकी सिक्योरिटी करने को तैयार हैं। याद कीजिए, इससे पहले ये तमाम के तमाम मुल्क कहते थे कि हमने इस तरफ को नहीं जाना, हमारा कोई लेना देना नहीं, ये जंग आपने शुरू की है,
ये जंग आपने हमसे पूछे बगैर की है। नेटो का ये बिल्कुल भी जो मैंडेट नहीं है, बल्कि एक नेटो के जनरल, जो फ्रेंच जनरल हैं नेटो के अंदर, उन्होंने कहा कि इस वक्त आबनाए हरमुज़ में जाना हमारे मुल्कों के लिए ऐसा ही है। उन्होंने कल ये कहा था जैसा डूबते हुए टाइटैनिक पर उस वक्त जब वो आइसबर्ग के साथ हिट हो चुका था, उसके बाद उसका टिकट लेके उस पर सवार होना, मतलब ये डूबता हुआ जहाज़ है, हम इसमें सवार क्यों हों, ये उनके नेटो के जनरल कह रहे थे। लेकिन आज इन सब मुल्कों को लगता है कि अमेरिका ने थोड़ा मजबूर किया है, इनका बाजू थोड़ा मरोड़ा है। इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की है इन 6 मुल्कों ने, और कहा है कि सेफ पैसेज इंश्योर करने के लिए कि वहां ऑयल टैंकर्स के फ्लो के लिए हम आबनाए हरमुज़ में अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। और साथ साथ ईरान की मजम्मत भी कर डाली है इन्होंने कि उन्होंने कतर की गैस जो फील्ड्स हैं उन पर क्यों हमला किया है। एक तरफ ये 6 मुल्क हैं, दूसरी तरफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है, और वो है ओमान के वजीर खारजा बदर अल सईदी। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आर्टिकल लिखा है। अच्छा, ये जो 6 मुल्कों की हमने आपके सामने खबर दी है, इसका सोर्स अल जजीरा है। ये जो अगली खबर ओमान के वजीर खारजा की है, इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा है, एक बहुत ही ज़बरदस्त दुनिया को पैगाम दिया है। इन्होंने ये कहा है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी जो है वो हाईजैक हो गई है। ये कोई आम एनालिस्ट या जर्नलिस्ट नहीं लिख रहा, ये ओमान के वजीर खारजा, याद रखिए कि ये वो वजीर खारजा हैं ओमान के जो शामिल थे नेगोशिएशंस के अंदर, जो हो रही थी सदर ट्रंप के जो नुमाइंदे थे उनके दरमियान और ईरान के दरमियान, और ओमान ने बड़ा किरदार अदा किया। और यही वो वजीर खारजा हैं जिन्होंने कहा था कि नेगोशिएशन तकरीबन मुकम्मल हो गई थी, उसके बावजूद हमला किया गया। अब वो कहते हैं कि अमेरिका की अपनी खारजा पॉलिसी जो है वो उनके कंट्रोल से बाहर चली गई है। ईरान अमेरिका 2 बार मुआहदे के करीब थे, हमलों ने अमन तबाह कर दिया। ईरान के पास जवाब के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमरीकी शमूलियत इस जंग के अंदर बहुत बड़ी अमरीका की गलती है। उन्होंने वाजे तौर पर इसराइल का गालिबन नाम लिए बगैर लेकिन वाजे इशारा कर दिया और ये कहा कि दुनिया की जो सुपर पावर है उसकी जो खारजा पॉलिसी है वो हाईजैक हो गई है और किसी और मुल्क ने हाईजैक कर ली है। आखिरी जुमला उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका के दोस्त हैं उन्हें किरदार अदा करना चाहिए कि वो अमेरिका की मदद करें, उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद करवाने में और इस जंग से निकलने में। बहुत ही बोल्ड स्टांस है, जितनी तारीफ़ की जाए ओमानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उतनी कम है, क्योंकि सारा जो मिडल ईस्ट है आपके सामने किस तरफ खड़ा है। एक अकेला ओमान जो है वो इस वक्त बहुत ही बैलेंस व्यू पॉइंट ले रहा है, जितनी भी आप उनकी तारीफ़ करें उतनी कम है। आगे चलते हैं। अब सदर ट्रंप पर जाहिर है 200 अरब भी मांग रहे हैं। फिर तुलसी गैबर्ड के साथ जो कुछ हुआ है, जो कांग्रेशनल हेयरिंग है वहाँ पर जिस तरीके से वो ग्रिल हुई हैं, सीधा सीधा तुलसी गैबर्ड ने, इवन जो रिटन स्टेटमेंट है तुलसी गैबर्ड की वो फ़र्क थी, जो वर्बल थी वो फ़र्क थी। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बीच में से ओमिट की जो कल को तुलसी गैबर्ड अपने डिफेंस में ज़रूर इस्तेमाल करेंगी जब वो सदर ट्रंप के साथ नहीं होंगी। वाज़े तौर पर, या आप ये कहिए कि बिटवीन द लाइन्स तुलसी गैबर्ड अपने उस स्टेटमेंट में लिख रही है कि भाई मैंने नहीं कहा कि ये जंग करो। वाज़े लफ्ज़ों में तो नहीं लिखा, बिटवीन द लाइन्स उन्होंने अपनी उस रिपोर्ट में लिखा कि हमने कोई ऐसी इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की थी। जो उनको ग्रिल किया गया वहाँ सेनेटर्स ने, कांग्रेसमैनों ने, उसका भी नतीजा यही है। अब सदर ट्रंप के लिए जो अमेरिका के अंदर असरात हैं वो बहुत संगीन होंगे। ट्रंप बतौर सदर कमज़ोर होंगे, जंग बड़ा बहरान बन सकती है उनके लिए। मिड टर्म से पहले ही उनकी ताकत बहुत कम हो गई है और शायद वो सदर के तौर पर अगले चंद महीनों में बहुत मजबूत ना हो। ये दी इकोनॉमिस्ट ने अपना तज्जिया लिखा है। उन्होंने अपना जो फ्रंट पेज है, सरे वर्क है, वो भी टाइटल जो है अपना वो भी यही रखा है और ट्रंप की तस्वीर लगाई है और कहा है कि ट्रंप बुरी तरह से फंस गया है। जाहिर है फंसा तो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ही है, और या बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मामला असल में एप्स्टीन फाइल्स का है। अब हकीकत क्या है ये तो रब ही जानता है, लेकिन जो द इकोनॉमिस्ट है वो लिख रहा है कि सदर ट्रंप कमज़ोर हो गए और आने वाले वक्त में मज़ीद कमज़ोर होंगे। इसके साथ ही कि वो कमज़ोर हुए हैं कि नहीं, इसका एक शाखसाना आपको दिखाते हैं। कल जब वो बैठे सवाल जवाब कर रहे थे, उनके पास आई हुई थी प्राइम मिनिस्टर जापान की, और जाहिर है वो भी बातचीत इसी पे कर रही थी जंग के ऊपर। जब वो उनके साथ बातचीत कर रहे थे तो एक खातून सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस का आप क्यों इंतज़ार कर रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स को जारी करने के लिए, आप खुद जारी क्यों नहीं कर देते। अब लगता है कि सदर ट्रंप की ये दुखती हुई रग है। बजाय इसके कि सवाल का जवाब देते, उन्होंने कहा कि तुम बहुत बड़ी बदतमीज़ हो, तुम बड़ी कोई थर्ड क्लास खातून हो, एज पर्सन भी कहा और सहाफ़ी और रिपोर्टर भी कहा कि तुम टेरेबल हो। ये ज़रा सुन लीजिए सदर ट्रंप का जो उस खातून के साथ इंटरेक्शन था, सवाल क्या था और जवाब क्या था। Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible
insubordinate and just a terrible question. And you could even ask that same exact question nicely. You're all psyched up. Somebody psychs you over at ABC. They're going to psych it. You're a terrible person and a terrible reporter. सुन लिया आपने। अब ये तो सदर ट्रंप कितने हवास बाख्ता हैं या क्या सूरत हाल है उससे आपको नजर आ रहा है। उसके बाद सदर ट्रंप ने जो अपना गुस्सा था वो मेरा ख्याल है जापानीज प्राइम मिनिस्टर के ऊपर निकाला। जापानीज जर्नलिस्ट ने ओवल ऑफिस के अंदर सदर ट्रंप से ये सवाल पूछा कि आपने ये जो हमला किया ईरान पर, जापान आपका इत्तेहादी है, आप उनसे मदद एक्सपेक्ट करते हैं, आपने पहले जापान को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? उसका जवाब सदर ट्रंप ने ऐसा दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के ये कहा कि सरप्राइज देने को या सरप्राइज को जापान से बेहतर कौन जानता है। उन्होंने ये साथ बैठे हुए कहा जापानीज प्राइम मिनिस्टर के कि पर्ल हार्बर का जैसे आपने हमें सरप्राइज दिया था, क्या आपने हमें बताया था? अब ये आप सबको पता है कि ये दो इवेंट है, एक पर्ल हार्बर और उसके बाद अमेरिका का जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंकना। पूरी दुनिया में एक ही दफ़ा न्यूक्लियर बम इस्तेमाल हुआ है और वो अमेरिका ने जापान पे किया है। अब अगर जापानीज प्राइम मिनिस्टर वापस उनसे पूछ लेती न्यूक्लियर बम के बारे में तो कितनी हजीमत होती सदर ट्रंप को। लेकिन सदर ट्रंप ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ा। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि उन्होंने जो खिफ़त थी, एम्बैरसमेंट थी, उसको उन्होंने कैसे अपनी तरफ से ग्रेसफुली उसको हैंडल करने की कोशिश की। तो सदर ट्रंप इस वक्त कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं, अभी तक लेबनान के 1001 हलाकतें हो चुकी हैं, ईरान के अंदर 1300 जो ऑफिशियल नंबर है। ये CNN जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन साथ कह रहा है कि हम इसकी कंफर्मेशन इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते, ये हर मुल्क के फिगर्स हैं। फिर जो इराक है उसकी 47, इसराइल 15, USA 13, UAE 8, कुवैत 6, ओमान 3, सऊदी अरेबिया 2, बहरीन 2, और इसमें पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं डाला। हालांकि हमारे यहाँ भी 36 जो शहादतें हुई वो भी इसी जो कॉन्फ्लिक्ट है इसी की वजह से हुई। तो ये अभी तक डेथ टोल है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ज़रा मुनाफकत देखिए, पूरी दुनिया का मीडिया कैसे मुनाफकत करता है। दो खबरें हैं, देखिए दोनों जगहों पर हमला या कॉन्फ्लिक्ट की दो खबरें हैं। एक में कैसे डिसाइसिव लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं और दूसरा जस्ट अटैक्ड। एक में किसने अटैक किया, क्या किया, पूरी तफसील न्यूयॉर्क टाइम्स दे रहा है, दूसरे में जस्ट अटैक्ड। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मीडिया भी कितना ज़्यादा इस वक्त दोहरा मेयार रखे हुए हैं। और एक जो जुल्म होता है उसको डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट होता है, और जो दूसरा जुल्म होता है वो कम हो या ज़्यादा उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट किया जाता है। आगे चलते हैं जी। पाकिस्तान ने अमरीकी जो दावा था, आपको पता है कि तुलसी गैबर्ड ने कांग्रेशनल हियरिंग में कहा था कि पाकिस्तान के जो मिसाइल की रेंज ICBM जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो बनाए जाते हैं, पाकिस्तान ने कहा कि हमारी रेंज उससे बहुत कम है। अमूमी तौर पर 5500 से ऊपर अगर किलोमीटर से ऊपर ये रेंज हो तो उसको इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल हैं उनके ज़ुमरे में रखा जाता है। उनका कहना यह है कि हमारे मिसाइल, ये पाकिस्तानी वजारत खारजा ने फौरी तौर पर बयान जारी किया है कि तुलसी गैबर्ड की जो असेसमेंट है वो दुरुस्त नहीं है, हमारे मिसाइल उस ख़तरनाक हद के अंदर नहीं आते। खुद ही सोचिए कि हम कितने मोहतात हैं कि कहीं हमारा मामला चला ना जाए। अब आते हैं ज़रा, जो हमने आपसे वादा किया था कि हम ज़रा बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि हम तेल क्राइसिस के ऊपर वफाक के साथ मुकम्मल तावन करेंगे। ये पहला मौका नहीं है, ये ज़हन में रखिए। चीफ मिनिस्टर बदले लेकिन जो फाइनेंस के एडवाइज़र हैं मुजम्मल साहब वो नहीं बदले, वो वही हैं जो पिछली गवर्नमेंट में थे। और पिछली गवर्नमेंट का मतलब है कि जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ थे और आज भी वही हैं। इसमें ज़हन में रखिएगा कि जो IMF का पूरा प्रोग्राम है वो एक बहुत ही नाजुक चीज़ के ऊपर खड़ा है, और वो चीज़ है कि आपने सरप्लस रखना है। सरप्लस का मतलब ये कि सूबों को उनका फ़ंड दिया गया है, लेकिन IMF को सिक्योर रखने के लिए उनसे जो लोन है और उन्हें एश्योरेंस देने के लिए सब सूबों ने अपना अपना सरप्लस, जो पैसा कागज़ों में सूबों को दिया जाता है लेकिन सूबे उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। हर सूबे को कहा गया कि आपने इतने इतने, आपने 100 इतने अरब, आपने इतने, आपने इतने। पंजाब उसकी परवाह नहीं करता, और जो सरप्लस उनके ज़ुम्मे लगाया जाता है कि आपने साल के आखिर पर बचत करके देनी है अपने फंड में से, पंजाब ने उससे भी बढ़ाकर पैसा लगाया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा इतना अच्छा बच्चा है कि वो हर साल वो सरप्लस बचाकर चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को, जाहिर है ऊपर अर्दली बैठा लेकिन हुकूमत तो आसिम मुनीर की है, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब को वो सरप्लस दे रहा है। फिर आपने माइंस और मिनरल के मौके पर क्या हुआ था वो भी आपको याद है। फिर उसके बाद आपने बजट जब पास होना था तो इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत थी कि मेरे से कंसल्ट करके, मेरे से बातचीत करके फिर बजट पास किया जाए।
मैंने उस वक्त पूरी दुनिया से, मुझे आज भी याद है कि जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी थी उसमें मैंने पूरी दुनिया से रिसर्च करके और कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बात करके ये चीज़ सामने रखी थी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास ऑप्शन है कि वो महीने या 2 महीने का टेम्प्रेरी बजट जो है वो पास करें और कहें कि जब तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होगी हम पूरे साल का बजट पास नहीं करेंगे। लेकिन रातों रात वो बजट भी पास हमारी तरफ से कर दिया गया। और अब तेल क्राइसिस मीन जो सरप्लस है उसको अगर हम एक कानून साजी करके, और उसका सिर्फ हमने कानून साजी भी किया, उसका जो हमने यूजेज है उसकी समरी अप्रूव करवानी है कैबिनेट से कि हम ये जो सरप्लस हमारे जुम्मे लगाया हुआ है, हमें पैसे चाहिए, हमारा सूबा जो है उसमें दहशतगर्दी हो रही है, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिएगा कैसे दौड़ें लगती हैं चौधरी निजामुद्दीन की भी, IMF की भी, और सब आके ठोड़ी को हाथ लगाएंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को। लेकिन ना हमने कभी सरप्लस को छेड़ा, ना हमने किसी और चीज़ में कभी भी ताबेदारी में कमी की। अब हम कह रहे हैं कि तेल क्राइसिस में भी हम मुकम्मल कोऑपरेट करेंगे। किसके साथ? उस फोर्स के साथ, उन लोगों के साथ जो इमरान खान को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, इमरान खान के बच्चों को वीज़े नहीं दे रहे, इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करने दे रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई खलफशार क्रिएट करें, लेकिन आपने ये जो अभी ईरान और इसराइल और अमेरिका जंग है, इससे ही सीख लीजिए कि किस तरीके से ईरान पर इतनी देर से पाबंदियां लगीं, लेकिन फिर भी उनको पता था कि नब्ज कहां से दबानी है। आबनाए हरमज है जिस पर पूरी दुनिया जो है वो खड़ी है। मीन फाइनेंस, मीन इकोनॉमी। चौधरी साहब भी जो मर्जी ढींगे मारें, लेकिन आखिर पर पैसे मांगने ही कशकूल लेकर हर जगह जाते हैं।